प्राचीन भारत में शिक्षा, इसके पहले वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में बताया गया। अब यहाँ पर बताया जाएगा, आज की यह प्रस्तुति है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में शिक्षा के बारे में। जानते हैं, व्याख्या इस तरह शुरू होती है। यहाँ पर ब्राह्मण धर्म के विकल्प के रूप में उभरे बौद्ध धर्म ने एक नवीन शिक्षा पद्धति का विकास किया। हालांकि इस काल में प्रचलित शिक्षा प्रणाली जो है वैदिक शिक्षा प्रणाली से भिन्न होते हुए भी कई अर्थों में इसके समान थी। इसी के समान थी, यहाँ पे कहने का तात्पर्य है। आगे, बौद्ध धर्म में बौद्धिक शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से भगवान बुद्ध की शिक्षा पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य था निर्वाण प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, चरित्र निर्माण, अच्छे नागरिक का निर्माण, सभ्यता संस्कृति का विकास, जीविकोपार्जन आदि शामिल है। इस काल में शिक्षा प्राप्ति के केंद्र थे मठ एवं विहार, जो एक प्रकार का विहार जो है स्थान होता है जहाँ पे निवास किया जाता है, उसे विहार कहा जाता है। यहाँ पे बिहार राज्य है तो विहार ये शब्द है, विहार। आगे, प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्ति हेतु इन मठों एवं विहारों में प्रवेश लेना होता था। भारत में इस शिक्षा प्रणाली का अस्तित्व 600 ईसा पूर्व से 600 ईसवी अर्थात 1200 वर्षों तक रहा। इन बौद्ध शिक्षा केंद्रों में देश के विभिन्न हिस्सों से छात्रों के आगमन के साथ ही विदेशों यथा जावा, सुमात्रा, चीन, जापान आदि से छात्र तो यहाँ पे जो है विद्योपार्जन हेतु आने लगे, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे आते थे। आगे, बौद्ध शिक्षा के एक केंद्र इतने विशाल थे कि इनमें 90,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते थे। इन शिक्षण संस्थाओं को विश्वविद्यालय कहा जाता था। भारत का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में विख्यात था। इस काल में देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसमें 10,000 छात्र तथा 2,000 शिक्षक थे। शिक्षा के अन्य प्रसिद्ध केंद्र थे, जिसमें विक्रमशिला, वल्लभी, ओदंतपुरी, नदिया आदि शामिल है। यहाँ बौद्ध धर्म दर्शन, तर्कशास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, ज्योतिष, औषधि, गणित, रसायन शास्त्र आदि विषय पाठ्य तो यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। प्रारंभिक शिक्षा हेतु मठों में प्रवेश की आयु 6 वर्ष थी तथा संपूर्ण विद्या अध्ययन का काल 12 वर्ष निर्धारित था। बौद्ध धर्म में भी शिक्षा से जुड़े संस्कार चर्चा मिलती है। प्रवज्जा तो यहाँ पे जो होता है पावज्जा संस्कार 5 से 7 वर्ष की आयु के बालकों का किया जाता था। यह सभी जातियों एवं धर्मों से संबंधित बालकों में प्रचलित था। इसी के पश्चात बालक की आगे की शिक्षा प्रारंभ होती थी पावज्जा संस्कार के बाद। बौद्ध शिक्षा पद्धति के अंतर्गत प्रचलित संस्कारों में उपसंपदा संस्कार उन शिक्षार्थियों का किया जाता था जिनका उद्देश्य बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी बनना होता था।
उपसंपदा संस्कार उन्हीं बच्चों का होता था जिनका जिनका पावज्जा संस्कार हो चुका हो। उप संपदा संस्कार के समय संबंधित बालक को 10 भिक्षुओं के सामने उपस्थित होकर शास्त्रार्थ तो यहाँ पे शास्त्रार्थ करना होता था। 10 भिक्षुओं का साधारण बहुमत अगर उस बालक के पक्ष में होता था तब वह भिक्षु शिक्षा हेतु योग्य समझा जाता था। इस संस्कार के पश्चात वह बालक मठ का पूर्ण रूप से सदस्य होकर शिक्षा प्राप्त कर सकता था। इस काल में यद्यपि देश ने शिक्षा के लगभग सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहराया, तो यहाँ पे अपना परचम लहराया। इस काल में यद्यपि देश ने शिक्षा के लगभग सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहराया, किंतु सैनिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया, जिसके कारण देश सैनिक शक्ति के क्षेत्र में कमजोर होता गया। फलस्वरूप देश पर विदेशी आक्रमण होने की स्थिति में पुरजोर मुकाबला नहीं किया जा सका। इस प्रकार से तो यहाँ पर इस तरह से बताया गया 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में शिक्षा के बारे में। अब यहाँ पे बताया जाएगा प्राचीन शिक्षा की विषय वस्तु, जिसमें ऋग वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में इस प्रकार से प्राचीन शिक्षा की विषय वस्तु। इसके अंतर्गत पहले यहाँ पे बताया जाएगा ऋग वैदिक कालीन शिक्षा। आइए शुरू करते हैं। ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में शिक्षा का विषय वैदिक साहित्य था। वैदिक ऋचाओं के साथ ही इतिहास, पुराण, खगोल, ज्योतिष, छंद शास्त्र आदि विषय पढ़ाए जाते थे। उत्तर वैदिक युग में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना के पश्चात ये भी शिक्षा की विषय वस्तु में शामिल हो गए। कालांतर में वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण को ध्यान में रखकर पद पाठ, जप पाठ, कर्म पाठ आदि विधियों को प्रचलन में लाया गया। आगे चलकर वैदिक साहित्य के अध्ययन को सुगम बनाने के उद्देश्य से 6 वेदांगों की रचना की गई और ये भी शिक्षा व्यवस्था के अभिन्न अंग बनी। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया ऋग वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में। अब यहाँ पे बताया जाएगा सूत्रकालीन शिक्षा। तो जानते हैं सूत्रकालीन शिक्षा क्या है, इसके बारे में प्रस्तुति इस प्रकार से। सूत्रकालीन शिक्षा में वैदिक साहित्य के स्थान पर अन्य विषयों जैसे यहाँ पे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, खगोल हो गया, मूर्तिकला, पोत निर्माण आदि वैज्ञानिक व व्यावसायिक शिक्षा को भी विषय वस्तु में शामिल कर लिया गया। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में भारतीय सामाजिक ढांचे में कई परिवर्तन आने को मिले, कई परिवर्तन देखने को यहाँ पे मिले। व्यापार वाणिज्य की उन्नति एवं शहरीकरण की प्रक्रिया ने व्यापारी वर्ग के सम्मान को बढ़ाया। ये व्यापारी वर्ग विभिन्न व्यापारिक संघों का निर्माण कर सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में भी आगे आए। इस तरह है उन्होंने शिक्षा के विकास में अपना यथेष्ट योगदान दिया।
यह रहा यहां पर सूत्रकालीन शिक्षा के बारे में बताएगा। अब यहाँ पे बताया जाएगा इस तरह से मौर्यकालीन शिक्षा के बारे में। तो आइए जानते हैं मौर्यकालीन शिक्षा क्या है। इसके बारे में वर्णन इस प्रकार से किया गया है। मौर्यकालीन शिक्षा इस समय तक विभिन्न व्यापारी संघ तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित होने लगे। इन केंद्रों के माध्यम से उन्होंने खनन, धातु विज्ञान, बढ़ईगिरी, कपड़ा बुनाई हो गया व रंगाई आदि की शिक्षा देना आरंभ किया। आगे नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के कारण वास्तुकला, तो यहाँ पे वास्तुकला की नई शैलियों का विकास शुरू हुआ। इसके साथ ही इन संघों ने समुद्री यात्रा के दौरान नाविकों की सहायता को ध्यान में रखकर नक्षत्रों, खगोल जो नक्षत्र कहा गया है, अध्ययन को भी बढ़ावा दिया। इस समय खगोल वैज्ञानिकों एवं सृष्टि वैज्ञानिकों के बीच समय की अवधारणा को लेकर बहस छिड़ी, जिसके फलस्वरूप समय की नई अवधारणा का विकास हुआ। चिकित्सकीय ज्ञान आयुर्वेद के रूप में सामने आया। जड़ी बूटियों की औषधीय विशेषताओं की जानकारी तथा इसके उपयोग को बढ़ावा मिला। यह रहा यहाँ पर मौर्यकालीन शिक्षा के बारे में। आगे इस प्रकार से वर्णन है गुप्तकालीन शिक्षा के बारे में। तो जानते हैं गुप्तकालीन शिक्षा के बारे में। व्याख्या इस प्रकार से, गुप्त काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र, मथुरा, उज्जैन एवं नासिक प्रसिद्ध थे। गुप्त काल में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। यहाँ वेदांत, दर्शन, पुराण, व्याकरण, तर्कशास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, चिकित्सा आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यह रहा गुप्तकालीन शिक्षा के बारे में। गुप्तोत्तर कालीन शिक्षा के बारे में व्याख्या इस प्रकार से है। जानते हैं गुप्तोत्तर कालीन शिक्षा के बारे में। तो यहाँ पे गुप्तोत्तर काल में हर्ष का शासनकाल शिक्षा के विकास के दृष्टिकोण से अव्वल रहा। इस समय शिक्षा पूर्ववर्ती कालों की भांति मंदिरों, मठों, विहारों में दी जाती थी तथा शिक्षा के विषय भी वही रहे। इस काल में उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में तक्षशिला, नालंदा, गया, उज्जैन प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेरेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। गुप्तोत्तर काल में मंदिरों से जुड़े महाविद्यालय शिक्षा के नए केंद्र के रूप में उभरे। इन क्षेत्रों में विशेषकर ब्राह्मणवादी शिक्षा दी जाती थी तथा यहाँ शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। इन शिक्षण केंद्रों में प्रवेश की अनुमति सिर्फ उच्च जाति एवं द्विज को ही दी। तो यहाँ पे द्विज को ही थी। आगे संस्कृत को शिक्षा का माध्यम बनाना। तो यहाँ पे संस्कृत को शिक्षा का माध्यम बना देने के कारण आम जनता शिक्षा से दूर होती गई तथा समाज की तथा कथित उच्च जातियों का शिक्षा पर विशेषाधिकार बना रहा। इस तरह से यहाँ पर यह व्याख्या रहा गुप्तोत्तर कालीन शिक्षा के बारे में। इसके पहले बताया गया गुप्त कालीन शिक्षा के बारे में, फिर इसके पहले बताया गया था मौर्यकालीन शिक्षा के बारे में, इसके पहले बताया गया था सूत्रकालीन शिक्षा के बारे में, इसके पहले बताया गया ऋग्वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में। तो यह रहा प्राचीन शिक्षा की विशेष विषय वस्तु। प्राचीन
शिक्षा की विषय वस्तु के बारे में। इसके पहले बताया गया यहाँ पे शुरुआत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में शिक्षा के बारे में। तो यहाँ पे जितना टॉपिक बताया गया यहाँ पर, तो ये रहा है प्राचीन युग में शिक्षा से जुड़ा हुआ टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत। जय